नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 26 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला तो रहेगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन रिलेशन से रिलेटेड। दूसरा आर्टिकल हम बात करेंगे कि जो मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनमें भी जो दलित कम्युनिटी है उनको भी रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स के संबंध से रिलेटेड आर्टिकल है। और एक हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल जो इनइक्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, जैसे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे में इक्वल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कोविड वैक्सीन की, या फिर कोई भी अगर वल्नरेबल सिचुएशन आती है कोविड जैसी, तो उस केस में जो भी अगर रेमेडीज़ अवेलेबल हो तो वहाँ पर कोई इनइक्वालिटी वाला इशू नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 आर्टिकल्स है, तीनों को हम डिटेल में अब देखते हैं। आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन के करंट मेंबर्स कौन से हैं। ठीक है, ऑफिशियल कैंडिडेट्स भी आप देख सकते हो, और इसके अलावा रिसेंटली डिपार्टेड कंट्रीज़ की बात भी करें तो वो सारा यहाँ पर डिटेल दी हुई है। तो डार्क ब्लू कलर आपके सामने है, वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यहाँ पर आप देख सकते हो लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स और बेल्जियम, फ्रांस। इसके नीचे हम देख सकते हैं इटली, स्पेन, पोर्चुगल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। इधर साइप्रस है, वो भी पार्ट है, ठीक है। और इधर नीचे माल्टा, ये भी कंट्री है नीचे। ओके, तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि, और इधर आयरलैंड हम भूल गए। तो मेन कंट्रीज़ का नाम आप देख सकते हो, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कंट्रीज़ हैं ये दोनों, जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि इकोनॉमी वाइज भी बहुत स्ट्रांग है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इनका अच्छा खासा है। और आपको पता ही है कि यूके ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है, इसीलिए उसको ब्रेग्जिट भी बोला गया था। यूके में ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको मैं सर्कल में ला रहा हूँ, दिस इज़ इंग्लैंड। ये वेस्ट वाला पोर्शन है, दिस इज़ वेल्स। ऊपर वाला ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड, और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ नॉन एज नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये चारों मिलकर के फिर यूके बनाते हैं, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये मैप मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप अच्छे से इसको देख लेना। अब चलते हैं मेन आर्टिकल पे। फर्स्ट आर्टिकल है दिल्ली एंड ब्रसल्स। ब्रसल्स मतलब हो गया जहाँ पर यूरोपियन यूनियन का मेन सेंटर है, बेल्जियम की कैपिटल, इसीलिए ब्रसल्स बोल दिया, ठीक है। तो सी राजा मोहन जी का लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि अभी फ्रांस में इलेक्शन हुए हैं, इमैनुअल मैक्रो का फिर से जीत के आना बहुत ही रिलीफ की, कहते हैं ना, रिलीफ वाली सिचुएशन है यूरोप के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए और दिल्ली के लिए, तीनों के लिए। कारण क्या है कि अगर वहाँ पर मरीन ले पेन अगर ये जीत के आ जाती इमैनुअल मैक्रो के ऑपोजिशन में जो खड़ी थी, जो कि एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, बिल्कुल राइटिस्ट विंग से बिलोंग करती हैं, अगर वो आ जाती तो यूरोप की जो जियोपॉलिटिक्स है, एक तो उसमें इक्वेशन बदल जाती, और दूसरा इस तरीके यहाँ पर जो एक यूरोपियन रीजनल ऑर्डर है उसमें भी इशू आ जाता, क्योंकि अभी जो यूक्रेन का जो इशू चल रहा है उसमें यूरोप कहीं ना कहीं यूनाइटेड दिख रहा है पूरा का पूरा, वहाँ पर कोई गैप्स नहीं दिख रहे हैं। पर ले पेन अगर आ जाती ना तो प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्योंकि जब सोवियत यूनियन थी, यूएसएसआर 1990 से 1991 से पहले, तो उनका रिलेशन ज़्यादातर लेफ्ट विंग पार्टी से हुआ करता था, क्योंकि खुद लेफ्टिस्ट थे, ठीक है, जहाँ पर सोशलिज्म पे ज़्यादा फोकस करना था, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, कुछ इस तरीके का सिचुएशन रहता था। बट अभी जब से ये यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है और व्लादिमीर पुतिन जब से प्रेसिडेंट बने हैं, और रशिया का अगर आइडिया देखा जाए तो वो राइट विंग जो लीडर्स हैं ना यूरोपियन कंट्रीज़ में, उनके साथ में अपनी अलायंस बना के बैठे हैं, उनके साथ में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर अगर ले पेन जो कि राइट विंग से ही बिलोंग करती हैं, ये जीत जाती तो व्लादिमीर पुतिन का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता फ्रांस में, और ये अपने आप में बहुत बड़ी क्राइसिस वाली सिचुएशन हो जाती, पर्टिकुलरली अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो। इसके आगे देखें, ले पेन अगर हारी हैं तो हारने में भी इतना कोई ज़्यादा परेशानी नहीं देखने को मिली है। कारण क्या है कि ले पेन को भी 42% पॉपुलर वोट्स का हिस्सा मिला है। अब आप देख लो कि इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि फ्रांस की मेन पॉलिटिक्स में राइट विंग जो लीडर्स हैं उनकी पकड़ अच्छी खासी बन रही है। तो ऐसे में ले पेन का हारना रिलीफ तो है, बट पुतिन को कॉन्फ्रंट करना
अब कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी दिख रहा है। तो रशिया का जो थ्रेट है इसकी वजह से देखो ऑलरेडी यूरोप में रीजनली देखो या उनके खुद के डोमेस्टिक, रीजनली का मतलब हो गया यूरोप के आसपास का एरिया जिसमें यूरेशियन रीजन भी आ गया, और डोमेस्टिकली किसी भी कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पर रशिया का पूरा इन्फ्लुएंस है। दूसरी तरफ हम भी देखें तो हम भी एंगेजमेंट ब्रसल्स के साथ अच्छी करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी एंगेजमेंट अच्छी करनी चाह रहे हैं। वो बात अलग है कि पिछले 2 दशकों में हम कोशिशें कर रहे हैं पर अभी तक भी कोई भी आउटकम नहीं निकल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको सॉर्ट आउट नहीं किया जा पा रहा है। तो राइटर यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ में जो रिलेशनशिप है हम इनको 3 मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या रिलेशन क्रिएट हो सकता है इंडिया और ब्रसल्स, दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो पहला पॉइंट तो है रशियन क्वेश्चन। इसमें क्या है, यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया, दिल्ली ने अपना न्यूट्रल स्टैंड कंटिन्यू कर रखा है, पर बार बार दिल्ली ये कह रहा है कि हम अगर कोई स्टैंड, हमारा जो न्यूट्रल स्टैंड है दैट डजंट मीन कि हम रशियन एग्रेशन को एंडोर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सपोर्ट दे रहे हैं रशिया को, बिल्कुल भी नहीं। जहां जहां पर हमें लग रहा है कि हाँ जी, जैसे बूचा में मास किलिंग हुई, ठीक है, तो उसको लेकर के इंडिया ने सीधा कह दिया कि भाई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पर वही, और साथ में इंडिया एक ही चीज़ बोलता रहता है कि भाई किसी भी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, रशिया का जो एग्रेशन है उसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए और पीस स्टैब्लिश होनी चाहिए। तो इंडिया का जो स्टैंड है उसको लेकर के इंडिया पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आप देखो कि यूरोपियन यूनियन का जो एंगेजमेंट है रशिया के साथ में वो भी हमें देखना होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली का तो चलो ठीक है कि हमारा पिछली 1 शताब्दी से जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से अच्छा खासा रिलेशन रहा है। इवन हमारे यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें भी रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। जैसे भगत सिंह और ये जो HSRA के जो लोग थे जो मतलब सोशलिज्म को प्रमोट करना चाह रहे थे वो हो गए। महात्मा गांधी का जो रिलेशन था रशिया के साथ में, जवाहरलाल नेहरू का वहाँ से इन्फ्लुएंस था, तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का भी अच्छा खासा कनेक्शन था उस टाइम पे रशिया के साथ में। तो इस केस में हम हमारी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर ये कह दो कि करंटली हमारे डिफेंस डिपेंडेंसी है रशिया पे, इस वजह से हम ज़्यादा कुछ रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूक्रेन में जैसे ही इन्वेड किया रशिया ने, तो उस केस में हमारे लिए एक इशू आ जाता है, वो है चाइना का एंगल। भाई सीधी सी बात है, हम भी तो चाइना के साथ टेंशन में है ना। तो रशिया अगर पूरा चाइना की तरफ जाता है तो उस केस में हम भी तो फिर ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे ना, क्योंकि आज जिस तरीके से चाइना ने सपोर्ट दिया ना रशिया को, उस तरीके से रशिया बिल्कुल चाइना की हाँ में हाँ मिलाने की परिस्थिति में आ गया है। तो उस केस में हम वेस्ट की तरफ जाएं तो वो एक ऑप्शन हमारे पास में अपने आप नेचुरली बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा बेशक हम सेंटिमेंटल हो सकते हैं कि हाँ जी हमारा रशिया के साथ में पुराना रिश्ता रहा है, पर वही चीज़ है कि जिस तरीके से रशियन इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि सैंक्शंस ज़बरदस्त लगे हुए हैं, इस वजह से वो लगातार डाउन होती चली जा रही है और रशिया इंटरनेशनली आइसोलेशन में चला जा रहा है। तो हमारे पास में फिर चॉइस करने में ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हमें भी तो इकोनॉमिकली राइज करना है। पर इसका मतलब यही नहीं है कि हमारा ही केवल इशू वहाँ पर अटका हुआ है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी अगर रशिया एंगल देखें ना हम, तो वहाँ पर भी यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में 260 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है, जो कि हमारा केवल 10 बिलियन डॉलर का होता है। आप देख लो 250 बिलियन डॉलर्स का तो ट्रेड यूरोपियन यूनियन हमसे ज़्यादा कर लेता है रशिया के साथ में। तो ऐसे में यूरोप खुद चाहता है कि कैसे भी करके बाहर निकले रशियन इस जंजाल से, रशिया के साथ में जो भी रिलेशंस हैं। वो बात अलग है कि कोशिशें बहुत की गई थी कि रशिया के साथ में एंगेजमेंट्स प्रॉपर की जाए। इवन फ्रांस के जो करंट जो प्रेसिडेंट फिर से रिपीट कर रहे हैं अपने टेन्योर को, मतलब सेकंड टेन्योर को कंटिन्यू करेंगे, इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हमें मॉस्को के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल आप देखो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों की डिपेंडेंसी रशिया पे है, बट दोनों के लिए अगर देखा जाए तो इंडिया भी कहीं ना कहीं रशिया पे 100% रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि अब चाइना का इन्फ्लुएंस रशिया पे पूरा चलेगा। और यूरोपियन यूनियन भी कहीं ना कहीं रशिया पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को सीधा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कम से कम 2 बार अच्छे से लताड़ लगा दी यूरोप को कि भाई आप लोग एक दोपहर में जितना ट्रेड कर लेते हो उतना हम एक महीने में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो बोले इस पर आपका आर्ग्यूमेंट मत करो कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोप भी चाहता है कि रशिया पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए।
और बाकी बची बात ये कि यूक्रेन पर रशिया ने जैसे अटैक किया तो अब उसके बाद में अब चांसेस बहुत कम बन गए हैं कि रशिया के साथ में प्रोडक्टिव मैनर में यूरोप एंगेज करेगा। क्या जर्मनी एक ऐसा कंट्री था जो लगातार अपनी तरफ से, जैसे नॉर्ड स्ट्रीम की हमने बात की, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 का इनॉग्रेशन होने वाला था, बट अल्टीमेटली ये जो एग्रेशन रशिया ने दिखाया तो मजबूरन यूरोप को या फिर जर्मनी को पर्टिकुलरली इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 का इनॉग्रेशन को पोस्टपोन करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप देख लो रशिया लगातार वीक होता चला जा रहा है और केवल इसका फ़ायदा उठाएगा फिर चाइना। इसके आगे अगर देखें रशियन एंगल को ही हम कंटिन्यू करें तो दिल्ली और ब्रसल्स के सामने एक जैसी प्रॉब्लम आ रही है रशिया का ऑप्शन लेकर के। तो बस वही चीज़ है कि अब दोनों के पास में एक ऑप्शन है कि दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज कर ले। अब इसके आगे देखें तो रशिया जो है वो यूरोप के साथ में अपने टाइज़ हैं, उनको देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। 1917 का जो इंस्पिरेशन था वो हमारे यहाँ पर भी चला। कोल्ड वॉर के 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन आई तो उसका हमारे यहाँ पर नेशनल मूवमेंट में भी देखने को पड़ा उसका असर। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी हमने रशिया यूएसएसआर के साथ में अच्छा खासा रिलेशन मेंटेन किया। बट अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि जहाँ पर हमें दूरियाँ बनाने की मजबूरी आ रही है और परिस्थितियाँ ऑटोमेटिकली बनती चली जा रही हैं। ठीक है, तो पहला एंगल तो है रशियन एंगल कि रशियन एंगल को देखते हुए यूरोपियन यूनियन और इंडिया को साथ में आना चाहिए। दूसरा एंगल आ जाता है चाइना का। भाई सीधी सी बात है, इंडिया की पार्टनरशिप अगर हम यूरोप के साथ देखें ना तो वहां पर पिछले 2 दशकों में अगर देखें 2001 से लेकर के 2021 तक का, उसमें तो देखो लगातार चाइना के साथ में जितनी एंगेजमेंट यूरोपियन यूनियन की थी शायद ही उतनी किसी के साथ रही हो। पर जब अभी रिसेंट जो इंसिडेंट्स हैं जिसमें पॉलिटिकल राइज या पॉलिटिकल जो अपनी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है चाइना, अपनी तरफ से पूरी ताकत एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस केस में अब चाइना के साथ में अपनी रिलेशनशिप को रिड्यूस करना चाहता है यूरोपियन यूनियन। और हमें तो पता ही है, हम तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट में वैसे ही फंसे पड़े हैं। तो इस केस में दोनों के लिए चाइना भी एक कहीं ना कहीं एक इशू बन जाता है। इसके अलावा मॉस्को और चाइना की जो रिलेशनशिप अभी बनी है, आज मॉस्को क्यों फाइट कर रहा है लगातार, जिस तरीके से बीजिंग ने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया है रशिया को, उसका सपोर्ट ही कहीं ना कहीं उसको हेल्प कर रहा है और उसकी वजह से वो लगातार अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल रोक ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ जो बाइडन ने भी जून 2021 में, आपको पता है, जेनेवा में मीटिंग की थी पुतिन के साथ में, पर पुतिन ने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया कि जी हमें तो यूएस के साथ में ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छी नहीं रखनी है, और वो टर्न कर गया किसकी तरफ, चाइना की तरफ। तो इस केस में यूएस के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। यूरोप की बात करें तो पिछले 20 सालों में अच्छा खासा एंगेजमेंट रहा, बट अब रियलिटी कुछ और है, क्योंकि चाइना के सपोर्ट की वजह से रशिया लगातार सस्टेन कर पा रहा है इस लड़ाई में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं चाइना को लेकर के टेंशन में है। तो अब इंडिया के पास में भी आप देख सकते हो ऑप्शन क्या बच जाता है, यूरोप के साथ में अपने एंगेजमेंट्स को राइज करना, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें भी तो कोई ना कोई सपोर्ट में चाहिए। और दूसरी तरफ यूरोप भी रशिया को काउंटर करने के लिए चाइना के साथ ना जाकर के किसी और स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ बैठना चाहेगा, जो कि वहां पर ऑप्शन केवल एशिया में निकल के आता है, दैट इज इंडिया। तो ओवरऑल चाइनीज चैलेंज है वो भी कन्वर्जेंस लेकर के आ रहा है कि नहीं। तो पिछले 2 दशकों का जो ट्रेजेक्ट्री है वो आप देख सकते हो। इसके आगे अमेरिका है, वो भी यही चाहता है कि ये दोनों सेक्शन, कौन से, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, पास में आकर के बैठे। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है चाइना रशिया की जो एक्सेस क्रिएट हो रही है, जो साथ में आना है, उसके चलते यूएस को भी चैलेंज है। सीनो यूएस रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत बुरे परिस्थिति में गुजर रहे हैं, तो ऐसे में यूएस भी यही चाहता है जो अभी हो रहा है। और फाइनली फिर अमेरिकन क्वेश्चन तो देखो सीधी सी बात है, बीच में तो ऐसी परिस्थिति हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज चाह रहे थे कि भाई हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दी जाए कि यूएस जो है अपनी दादागिरी चलाता है। बट जैसे जो बाइडन की एंट्री होती है, यूक्रेन में रशिया का एग्रेशन होता है, तो यूएसए की सेंट्रल रोल जो है वो फिर से इमर्ज होकर के आ गई कि भाई यूरोप में सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए यूएस के बिना तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ऐसे में एशिया में चाइना की असर्शन, यूरोप में रशिया का एग्रेशन, ये दोनों मिलकर के अमेरिका को इस चीज की तरफ पुश कर रहे हैं कि कैसे भी करके यूरोप और इंडिया दोनों को पास में लाया जाए। क्योंकि यूएसए भी क्या चाहता है कि भाई पूरी दुनिया में जितनी शांति रहेगी उतना ही ज्यादा मैं पैसा कमा सकता हूं। ठीक है, लड़ाई होनी चाहिए पर फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चाहता यूएस कभी भी।
क्योंकि लड़ाई होती रहेगी तो एक्सपोर्ट करता रहेगा आर्म्स की, और फुल फ्लेजेड लड़ाई हो जाती है तो फिर बाद में पूरा ट्रेड रुक जाएगा, जहाँ पर वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कैसे मुनाफा कमाएंगी। और दूसरी तरफ अगर देखें तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के जो वैल्यूज़ होती हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो यूएस, यूरोप और इंडिया, इनके बीच में कन्वर्जेंस देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर वॉशिंगटन ने अपनी जो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पास्ट टाइम पे रखी थी वो अभी वापस से होल्ड कर ली है। आज रशिया यूरोप की तरफ ज़्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि उसके पीछे यूएस खड़ा है, इस वजह से। तो ऐसे में यूएस की सेंट्रलिटी फिर से आ गई है रेलेवेंस में। और दूसरी बात करें तो इंडिया के अलावा एशिया में कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है जिसके चलते रशिया को, या फिर आप कह दो कि चाइना जैसी जो पावर्स राइज हो रही हैं उनको रोका जा सके। तो ओवरऑल अगर देखें तो एशिया और यूरेशिया में यूरोप और दिल्ली की जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और इसी के चलते एक और पॉइंट निकल के आ रहा है, वो ये कि जिस तरीके से यूरोप ने खुद को रीओरिएंट किया है किसकी तरफ, इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस में लेकर आ रहा है। और यूरोप भी अब चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कन्वर्जेंस के 3 पॉइंट्स हमने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, याद रखें आप ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ए कंटिन्यूइंग एक्सक्लूजन। आर्टिकल को लिखा है क्रिस्टोफ जेफरलॉट और फिलिप वर्गीज ने। इनका ये कहना है कि अभी रिसेंटली एक इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग स्टार्ट हुआ है जिसमें ये पॉइंट था कि भाई जो मुस्लिम रिलीजन और क्रिश्चियन रिलीजन में जो दलित्स हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो शुरुआत में जो रिजर्वेशन के प्रोविज़न किए गए थे उसमें आपको पता है एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए किया गया था, जो कि पर्टिकुलरली हिंदू रिलीजन से एसोसिएटेड थे, ठीक है। और उसके लिए ऑर्डर भी डिक्लेयर हुए थे 1936 में, और फिर उन ऑर्डर्स में अमेंड भी किया गया था 1956 के टाइम पे। तो पहला ऑर्डर जो था रिजर्वेशन का वो कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर ऑफ 1936। ये आपको पता है वो कम्युनल अवार्ड वाला जो इशू आया था, पूना पैक्ट हुआ था, फिर बाद में भीमराव अम्बेडकर जी को राजी किया था गांधी जी ने कि भाई आप सेपरेट ना होने की बजाय जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट पे हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड कर करके इन अंग्रेज़ों ने जो अपना रूल कंटिन्यू किया है, बोले एग्जैक्टली वो की वो चीज़ अगर डिप्रेस्ड क्लास कर देगी तो बोला प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में आप एक काम करो, आपको रिजर्वेशन ले लेना चाहिए, आपको हम फेवर करवा देंगे। तो इस तरीके का एग्रीमेंट निकल के आता है पूना पैक्ट में, और उसी का रिजल्ट था ये 1936 का जो ये हमारे पास में हम देखते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर ऑफ 1936, ठीक है जी। अब इसमें क्या था कि भाई हिंदूज में कास्ट सिस्टम है, तो इस केस में यहाँ पर दलित्स हैं, इनको फेवर मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, राइट। अब देखो अभी क्यों मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को भी, क्रिश्चियन और जो मुस्लिम्स हैं उनमें भी जो दलित्स हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, इसके पीछे 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये कि 1956 में सिख्स को इंक्लूड कर लिया गया, जो सिख दलित हैं उनको भी रिजर्वेशन दे दिया, और 1990 में आपने बुद्धिस्ट दलित्स को भी दे दिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडियन जो बोले रिलीजन है, उन रिलीजन्स में जो भी दलित्स हैं उनको तो आपने रिजर्वेशन की बात पहले कर दी। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है, तो मतलब दोनों को दे दिया आपने, सिख और बुद्धिस्ट को बाद में ऐड कर दिया। इसका मतलब अब एलिजिबिलिटी देखी जाए तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में भी जो दलित्स हैं उनको मिलनी चाहिए रिजर्वेशन की फैसिलिटी। दूसरा आर्ग्यूमेंट राइटर ये दे रहे हैं कि मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित जो हैं ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही सिनेरियो है जैसा कि हिंदू दलित्स का है। तो ऐसे में जो बेनिफिट हिंदू या सिख या बुद्धिस्ट दलित्स को मिल रहा है, एग्जैक्टली वो का वो बेनिफिट मिलना चाहिए मुस्लिम और क्रिश्चियन आइडेंटिटी को फॉलो करने वाले जो भी दलित्स हैं उनको। क्योंकि रिसेंटली जो अभी वायलेंस आउटब्रेक हुए, जो भी वायलेंट आउटब्रेक हुए हैं कर्नाटका में, बोले सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना किया है वो क्रिश्चियन दलित्स थे। पर सवाल क्या है कि ये वो दलित्स हैं जिन्होंने अपनी जो फेथ है, अपना रिलीजन है वो बदल लिया था, क्रिश्चियनिटी फॉलो कर ली थी, पर उनको अभी कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। बट आज भी वो अनटचेबल्स हैं, ठीक है। आज भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के बाद में भी उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बिल्कुल नहीं इम्प्रूव हो पा रहा है, और उनको आज भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम और जो क्रिश्चियन दलित्स हैं इनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट हो गए, ऑर्डर की बात हो गई। अब सवाल ये कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अभी तक इस पे स्टडी हुई है कि नहीं। तो देखो 2008 में एक स्टडी कमीशन की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, NCM, ठीक है। इसके लीडर कौन कौन थे, मेन जो सर्वे करने वाले इंडिविजुअल्स, सतीश देशपांडे और गीतिका बापना। इनका ये कहना था
कि भाई जो मुस्लिम्स में और क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो दलित्स हैं उनका एक बार हम स्टडी करें तो ये टाइटल ही था उनका, दलित्स इन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी ए स्टेटस रिपोर्ट ऑन करंट सोशो साइंटिफिक नॉलेज। तो उसमें ये देखा गया कि दलित मुस्लिम्स हैं जो कि अपनी खुद की कम्युनिटी में 8% है, मतलब टोटल मुस्लिम्स हैं उनमें से 8% उनकी दलित कम्युनिटी है। क्रिश्चियंस की बात करो तो वो लगभग 23.5% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जितने क्रिश्चियन लोग हमारे यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। अब आप देखो कि रूरल इंडिया की बात करें तो जो दलित मुस्लिम्स हैं उनमें से गांव में रहने वाले दलित मुस्लिम्स में से 39.6% ऐसे हैं जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, और जबकि दलित मुस्लिम्स जो अर्बन में रहते हैं उनको बीपीएल कैटेगरी में आप डालो तो वो कितने में आ जाएंगे, 46.8%। तो जहां पर परसेंटेज तो 8% है, कम्युनिटी में परसेंट कितना, 8%, और बिलो पुअर्टी लाइन कितना आ रहा है। अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ये कि गरीबी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है दलित्स इन मुस्लिम कम्युनिटी एंड इन क्रिश्चियन कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, क्रिश्चियंस की बात कर लो तो वहाँ पर भी रूरल एरिया में 30.1% दलित्स जो हैं, क्रिश्चियन दलित्स जो गाँव में रहते हैं वो गरीब हैं, और शहरों में रहने वाले क्रिश्चियन दलित्स 32.3% तक गरीब हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी अर्बन एरिया में भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो क्या थीम निकल के आ रही है कि दलित चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हो चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, वो बहुत ज़्यादा गरीबी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में इनको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसके तहत ये कि हाँ जी इक्विटी प्रमोट करना चाहते हो ना आप, जो लोग वीकर सेक्शन है, जिन लोगों ने हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ का सामना किया है, उन्होंने मजबूरन अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए या अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपना रिलीजन बदल दिया, तो इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि वो एक तरीके से एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि दलित मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का तो हाल ये भी देखा गया है कि जब कोई डेड बॉडी होती है उनके नियर एंड डियर्स की, तो उसको भी अगर उनको बरी करना होता है तो सेपरेट उनको जगह अलोकेटेड होती है। तो मतलब मरने के बाद में भी अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं हो रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपेलिंग सिचुएशन बन रही है कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। इसके आगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं राइटर यहाँ पे, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड बात थी। तो 2006 में सच्चर कमेटी ने ये कह दिया था कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में जो दलित्स हैं इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए हमें काम करना होगा। सिमिलरली जस्टिस रंगनाथ मिश्र कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ 2007 में, और उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और साथ में कहा था कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर टू 1950 को रिवाइज करना चाहिए। उसमें ये होगा कि भाई आप किसी को शेड्यूल्ड कास्ट का अगर कैटेगरी दे रहे हो तो उसमें धर्म मत देखो, उसमें सिर्फ इतना सा देखो उस इंडिविजुअल का क्या स्टेटस है, क्या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो उस इंडिविजुअल के साथ में। तो ऐसे में धर्म को ना ध्यान में रखते हुए एससी का जो टैग है वो दिया जाए, फिर उसके बाद में रिजर्वेशन दिया जाए। यहाँ तक कि रंगनाथ मिश्र कमीशन ने तो ये भी रिकमेंड किया था कि जो सारे दलित्स हैं, चाहे वो किसी रिलीजन से हो और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनको रीजनल न्यूट्रल स्टेटस के बेसिस पे, मतलब बिना धर्म को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन दे दिया जाए। ये भी कहा कि भाई ओबीसीज को आपको पता है कि 27% रिजर्वेशन हमारे यहाँ मिला हुआ है। तो ओबीसीज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलित कम्युनिटी की इक्वलेंट लाइफ जी रहे हैं, तो उन लोगों को भी आप 27% में से 8.4% का हिस्सा निकाल करके रिजर्व करो। सेम चीज़ रिजर्वेशन का प्रोविज़न आप शेड्यूल्ड कास्ट में भी करो कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट में मतलब इसको हो गया कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज करो आप, ठीक है, कि करेक्शन करो। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत फ़ायदा उठा लिया रिजर्वेशन का, बाकी अभी भी एक सोसाइटी का एक तबका है जो वाकई में डिजर्व करता है रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाने का, बट वो अभी तक भी डिप्राइव्ड है। तो ऐसे में रिफॉर्म्स लाने चाहिए रिजर्वेशन में भी। फिर इसके आगे राइटर ये बता रहे हैं कि मिश्रा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी रिपोर्ट के तौर पे पार्लियामेंट में दिसंबर 2009 में रख दी थी। उस पर बातचीत भी बहुत हुई। उसमें ये भी कहा था कि भाई क्रिश्चियन और मुस्लिम दलित्स हैं उनको भी रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हिंदू, सिख और बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले दलितों को अगर रिजर्वेशन मिलता है तो इन दलितों को क्यों नहीं, ठीक है। साथ में रिपोर्ट में ये भी आर्ग्यूमेंट किया गया था कि भाई एक प्रॉपर एक एविडेंस तो देखो, पर हाँ जब इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन ली गई ना जस्टिस रंगनाथ कमीशन की, तो उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया ये कह के भाई आपके पास में प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। जब तक डेटा प्रॉपर अवेलेबल नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। इवन मंडल कमीशन जिसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन की शुरुआत हुई थी ओबीसी कैटेगरी में, उसने भी यही कहा था कि मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
तो ऐसे में अगर इस तरीके से हमारे देश में वल्नरेबल सेक्शंस में डाउन ट्रोडन सोसाइटी के जो हमारी सोसाइटी के जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो हमारे आर्टिकल 14, 15, 16 जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर थिंग्स, तो उसके लिए आप आर्टिकल 14, 15, 16 को कैसे वायलेट होते हुए देख सकते हो। ठीक है, आपको ये देखना चाहिए रिजर्वेशन किस बेस पे होना चाहिए। सबसे पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन देखो। नंबर 2, उसमें सोशल स्टेटस क्या है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी का। दूसरा, कम्युनिटी किस लेवल पे स्टैंड करती है, मार्जिनलाइजेशन कितना है, कितना हाशिए पे बिठाया हुआ है, कितना आपने आइसोलेट कर रखा है सोसाइटी से, कितना उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कितना उनके अगेंस्ट में वायलेंस हो रही है और कितना सोशल एक्सक्लूजन है। इन कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन दो, ना कि धर्म को ध्यान में रखते हुए। तो बोले 1950 से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो हिंदू दलित्स, बुद्धिस्ट दलित्स और सिख दलित्स को तो रिजर्वेशन मिल गया। इसका मतलब जिन रिलीजन का ओरिजिन इंडिया से है बोलो उनको तो आपने रिजर्वेशन दे दिया, पर जिन रिलीजन का ओरिजिन आउट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स, उनके जो दलित्स हैं उनको रिजर्वेशन आप इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि भाई बाहर के धर्म है। तो बोले ये चीज़ ठीक बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस बारे में बातचीत चल रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस ने अपनी तरफ नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस ने अपनी तरफ से इस मैटर को पिटीशन के तौर पे रजिस्टर करा रखा है सुप्रीम कोर्ट में, पर अभी तक इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो पाया है या आउटपुट नहीं निकली है, कोई रूलिंग नहीं आई है। तो ऐसे में रिजर्वेशन के डिजर्व जो भी इंडिविजुअल डिजर्व करते हैं उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो रिजर्वेशन में ये रैशनलाइजेशन लाने की या फिर रिफॉर्म्स लाने की बात की हमने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मेंडिंग द गैप इन पैंडेमिक, आयोवाडा अलेकीजा के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि भाई यूरोपियन कमीशन आ रहा है, यूरोपियन यूनियन की कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डर लाइन वो भी आएंगी और मैं भी उनके साथ में आऊँगी। तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम पेंडेमिक को, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कैटास्ट्रॉफ आ रहा है या फिर जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं इंटरनेशनली, उनको हम कैसे रोक सकें, क्योंकि अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि लगातार जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो इंसानियत को ही करना पड़ रहा है। तो राइटर ये बोलना चाह रही है कि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी अभी देखने को मिल रही है वो पेंडेमिक के टाइम पे जो भी हेल्थ टूल्स अवेलेबल हैं उनमें इनइक्वालिटी, क्योंकि जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उन कंट्रीज़ में अभी तक एक भी वैक्सीन लोगों को नहीं मिला है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों को 4-4 वैक्सीन, चौथी डोज की बात हो रही है वहाँ पे। तो आप ये बताओ, क्या ज़िंदगियाँ केवल डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों की ही है? क्या अंडर डेवलप्ड या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? इंडिया अपनी तरफ से देखो पूरी एफर्ट्स कर रहा है कि भाई कैसे भी करके अपने एडल्ट्स की वैक्सीनेशन प्रॉपर कर ली जाए, और WHO का टारगेट है कि भाई ये जो गर्मियां हैं इन गर्मियों के अंदर अंदर इंडिया में लगभग 70% लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया जाए। तो ऐसा हो भी रहा है, इंडिया इस तरफ प्रोग्रेस भी कर रहा है। तो इसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि WTO में जो ट्रिप्स है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होता है, WTO में ट्रिप्स है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड रेगुलेशंस और इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका और इंडिया ने अपनी तरफ से पहले ही मुहिम छेड़ रखी है, क्या कि भाई आपको ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है ना, इसको एक बार साइड में करने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन मास प्रोडक्शन की ज़रूरत है। जितना वैक्सीन प्रोड्यूस होगा उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे, और उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब तक कोरोना का वैक्सीन सबको नहीं मिलेगा तब तक कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी सेफ नहीं है इसका मतलब एक भी बंदा सेफ नहीं है, इसका मतलब कोई सेफ नहीं है इस दुनिया में कोरोना से। तो ओवरऑल जो है बोलो वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी या फिर हेल्थ टूल्स की एक्सेसिबिलिटी में जो इनइक्वालिटी देखने को मिली, बोलो वो ठीक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में मलेरिया, मीजल्स, पोलियो, ये ऐसी बीमारियां हैं जो अभी तक भी टैकल होने में नहीं आ रही हैं। तो कोविड से ये चीज़ की शुरुआत की जा सकती है कि भाई सबकी ज़िंदगी एक तरीके की होती है, सबकी ज़िंदगियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसे में रिच कंट्रीज़ को ये चीज़ वहाँ पर समझानी होगी कि लोअर इनकम कंट्रीज़ पर भी आपको ध्यान देना होगा। नहीं तो फिर जब तक आपको पता ही है कि जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी तब तक नए नए वेरिएंट आएंगे, नए नए वेरिएंट नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो WHO इसी तरफ बोला कंटिन्यू पुश कर रहा है अपनी तरफ से। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका में एक फैसिलिटी डेवलप की गई जिसमें mRNA बेस्ड वैक्सीन वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। बट जो इशू आ रहा है दैट इशू इज़ रिलेटेड टू व्हाट,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो उसके लिए देखो रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाली हुई है, वैसे कन्वर्जेंस भी आ रही है, बट यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पर जो कंपनियों ने बहुत पैसा लगाया है, इतना इन्वेस्टमेंट कर करके रिसर्च डेवलप करके फिर वैक्सीन डेवलप किया है, तो उसको उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में एक तरफ ह्यूमैनिटी है, एक तरफ बेनिफिट है, तो राइटर एक ही चीज़ बोल रही है कि बेनिफिट से पहले ह्यूमैनिटी पे ध्यान दे लो, फिर उसके बाद में आप अपने प्रॉफिट को कमाने की बात कर लेना चाहे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर राइटर बार बार एक ही चीज़ बोल रही है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे खतरनाक क्राइसिस जो है आज का, वो हम देख सकते हैं कोविड की वजह से ही अभी आया है। तो इस हिस्टोरिक चैलेंज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर हिस्टोरिकल लीडरशिप की ही ज़रूरत है, तब जाकर के ये प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है, तो ये था मेन आर्टिकल, हमने देख लिया। तो डिस्कशन में इतना ही कंटेंट था। थैंक यू वेरी मच।